जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज जो हमने एक नया आर्टिकल डिस्कस करना है, एक आप ये कह लें कि एक नया एक मतलब चैप्टर कह लें या उसको आर्टिकल हमने स्टार्ट करना है। तो वो बेसिकली है कैटालिसिस। कैटालिसिस तो इस कैटालिसिस बेसिकली किसे कहते हैं, इसमें मतलब जो है कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने वो डिस्कस करना है। कैटालिसिस की टाइप्स हैं, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटालिटिक रिएक्शंस की या कैटलिस्ट की, वो भी बाद में चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम पहले जो इंट्रोडक्शन है कैटालिसिस का, उसकी जो टाइप्स हैं उनको हमने क्या करना है वो डिस्कस करना है। तो इसमें पहले हाँ, ये देखें बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ना ये मतलब आपके पास ये पेज आ रहा है। तो इसमें इसमें मतलब ऊपर जो इंट्रोडक्शन थ्योरी तो आपने वो सिंपली पढ़ लेनी है, इंफॉर्मेशन टाइप है। तो पहली जो बात है ना वो ये है कि आपने जिस चीज को ना अंडरस्टैंड करना है वो क्या है, वो ये है कि देखिए कोई भी ऐसा जो प्रोसेस है, कोई भी ऐसा रिएक्शन कह लें आप, कि जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोसीड होता है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो प्रोसीड होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैटालिसिस कहते हैं, कैटालिसिस। अब इससे पहले थोड़ा सा आप ये भी जहन में रख लें कि भाई ये जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं? देखिए एक आम सी एक थोड़ी सी मतलब एक कंफ्यूजन कह लें या एक आम गलती मतलब अक्सर हम कर जाते हैं डेली लाइफ में, वो ये है कि अमूमन एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है भी कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जो किसी भी प्रोसेस की स्पीड को, उसके रेट को बेसिकली क्या करता है, वो एनहांस कर देता है। ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी प्रोसेस या किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, उसके रेट को चेंज कर दे, alters द रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन कह लें, तो उस सब्सटेंस को, उस कंपाउंड को बेसिकली कैटलिस्ट कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो यानी आल्टर से मुराद ये है कि उसका रेट को वो बढ़ा सकता है, उसके रेट को वो कम भी कर सकता है। तो यानी वो उसके रेट को मतलब आप कह लेंगे वो चेंज कर दे। तो इस तरह का बेसिकली जो सब्सटेंस होता है, जो कंपाउंड होता है, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। और जो प्रोसेसेस, जो रिएक्शंस कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोसीड होते हैं, उन प्रोसेसेस को, उन केमिकल रिएक्शंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कैटालिसिस कहते हैं, कैटालिसिस। अब यहाँ पे अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये बोल्ड मतलब जो है कि इसमें मतलब आप कह लें कि लेटर्स में ये देखें लिखा हुआ है कि पहले कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। A catalyst is defined as a substance which alters the rate of chemical reaction, itself remaining chemically unchanged at the end of the reaction, यानी खुद केमिकली कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिसिस। अब नीचे जहाँ ये मतलब आप देखें अगर गौर से कि भाई कैटलिस्ट क्या है, आप कह लें कि विच एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, एंड द प्रोसेस जो है ना उसे पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है कि वो कैटलिस्ट which retards, which decreases the rate of reaction is called negative catalyst, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। तो इसका मतलब ये है कि ये बात तय हो गई कि कैटलिस्ट क्या होता है, ये किसी भी प्रोसेस की या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा तो उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, प्रोसेस को पॉजिटिव कैटालिसिस। और अगर कम करेगा नेगेटिव कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। तो अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना, वो ये है कि देखें कैटालिसिस को हम इस बुनियाद पर भी हम यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक किस्म की दो टाइप्स होगी ना कैटालिसिस की, एक पॉजिटिव कैटालिसिस भी हो गया और एक नेगेटिव कैटालिसिस भी हो गया। तो ये भी एक किस्म की इसकी ना एक टाइप्स हैं आप कह लें, लेकिन इसमें जाहिरी बात है कि जो कैटलिस्ट है उसके रोल के ऊपर बेसिकली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात कैटालिसिस किसे कहते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, और कैटालिसिस की इसमें जो टाइप्स हैं वो मतलब यहाँ पे हमने डिस्कस की। अब इससे नेक्स्ट जो है वो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं,
ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बर्जीलियस का, जे बर्जीलियस, इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आपने इसको पढ़ लेना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब बेटा हम जो पॉइंट जिसकी तरफ हम आ रहे हैं ना, वो क्या है, वो है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। जहां पर ये मेरा एरो कह लें आप है, तो भाई ये टाइप्स ऑफ कैटालिसिस की ना दो इसकी मेन टाइप्स होती है, ठीक है। तो एक हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, एक होता है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। इन दोनों टाइप्स को हमने अपने सिलेबस के अंदर डिटेल में हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी टाइप है कैटालिसिस की, जो आपने ऑलरेडी जिसको एफएससी में भी पढ़ा होगा, वो क्या है, वो है ये एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। तो लेकिन मतलब ये है कि ये एक किस्म की बिल्कुल एक डिफरेंट इंटायर एक फील्ड हो जाती है बायोलॉजी से रिलेटेड। तो हम इसको ना बिल्कुल एक सेपरेट मतलब जो है कि हम ब्रांच के तौर पर कह लें या उसके चैप्टर के तौर पे हम इसे अलग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मतलब हम इसे डिटेल में डिस्कस करने नहीं जा रहे। तो हमने डिटेल में डिस्कस किसे करना है, कैटालिसिस की जो दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस कैटालिसिस है और एक हमारे पास क्या होता है, एक हिट्रोजीनियस बेसिकली कैटालिसिस है। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा पहली बात तो ये है कि होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। देखिए जी, नाम से सिंपल जाहिर है कि अगर आप इसका नाम देखें ना, जो लिखा हुआ है जी, आप कह लें कि हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और जीनियस का मतलब आप कह लें कि भाई यूनिफॉर्मिटी कह लें, या मतलब इस तरह से। तो होमोजीनियस कैटालिसिस यानी ऐसा कैटालिसिस जिसके अंदर आप कह लें कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो कैटलिस्ट है, जो भी कैटलिस्ट है, वो दोनों सेम फेज में हो, या किसी हद तक कह लें कि सेम फिजिकल स्टेट में हो, या उसको यूं कह लें कि भाई अगर वो सेम फेज में हो तो ये ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, मतलब जिसके अंदर कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट्स हैं वो सेम आप कह लें कि फेज के अंदर हो, तो इस तरह के बड़ा प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। अब मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ये पहली टाइप है। ये टाइप क्या, आपको पता है कि जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। उसकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड की जो सिंथेसिस है वो बेसिकली किस तरह से होती है, वो इस रिएक्शन की स्टेप के जरिए होती है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कह लें आप। तो मतलब इसमें जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ये कैटलिस्ट के तौर पर क्या करती है, रोल प्ले कर रही है। तो अगर आप इसमें देखें गौर से, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, गैसीय स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में, और हमारा जो कैटलिस्ट है ये भी गैसीय स्टेट में होता है। तो इस तरह का जो कैटालिसिस है इसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बेटा एक और अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें, वो हमारे पास है डीकंपोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद आयोडीन एज ए कैटलिस्ट। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है, मतलब ये एल्डिहाइड फैमिली का एक सेकंड मेंबर है। तो ये अगर हम मतलब जो है, ये भी मतलब वेपर स्टेट में हम इसको लेते हैं, गैसीय स्टेट के अंदर, और जो आयोडीन है उसको भी हम वेपर स्टेट के अंदर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वेपर्स, आयोडीन इसमें कैटलिस्ट के तौर पे मतलब रोल प्ले करता है। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है, ये इसका IUPAC नेम एथेनॉल है। तो इस ये बेसिकली डिकम्पोज हो जाता है, क्या बनता है, मीथेन गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो ये आप कह लें कि दिस इज एन सेकंड एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। अच्छा, ये जो पहले दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं ना, तो ये अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली आप कह लें कि ये गैसीय स्टेट के अंदर है, गैसीय स्टेट के अंदर। तो अब हम जो एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो होमोजेनियस कैटालिसिस की ऐसी एग्जांपल्स हैं जो सोल्यूशन फेज के अंदर होती है। सोल्यूशन फेज से मुराद यहाँ पर ये है कि जो लिक्विड लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, मतलब जो हम ना केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस को हम प्रोसीड करवा रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम उसकी एग्जांपल बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा ये है कि मिसाल के तौर पर पहली जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो है कि इन द प्रेजेंस ऑफ आप कह रहे हैं मिनरल एसिड एज ए कैटलिस्ट।
देखिए ये सुक्रोज कह लें, घरों में हम चीनी भी मतलब इस्तेमाल करते हैं, वो सुक्रोज है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होता है। तो ये जो केन शुगर है, तो इसमें अगर हम वाटर ऐड करें तो इसकी हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर थोड़ा-सा सॉल्यूशन को हम एसिडिक बना लें, एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक कंडीशन के अंदर अगर हम ये प्रोसेस करवाएँ, तो उसमें ये होता है कि इसका जो रेट है, जो स्पीड है, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब इसके अंदर अगर देखा जाए, ये केन शुगर जो है, ये भी ऑलरेडी लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, वाटर ऐड करते हैं, ये भी लिक्विड स्टेट में है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसमें तमाम रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट है वो लिक्विड स्टेट में है, यानी सारे के सारे सॉल्यूशन फेज के अंदर होते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हमें पता है कि जो एस्टर्स होते हैं ना, जो एस्टर्स होते हैं, ये बुनियादी तौर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट पर। तो इनको फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये आप देखेंगे जितने भी मतलब ये जूसेस वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर मतलब ये मैंगो जूस है, ऑरेंज है या एप्पल, तो इसमें आप देखें कि नेचुरल पल्प तो ब्रायन आम होता है, लेकिन इसमें बेसिकली ना ये फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए गए होते हैं। तो मतलब एक उस फ्रूट का एक नेचुरल टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो ये जो एस्टर्स होते हैं, ये भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो इसमें मतलब ये हमारे पास इथाइल एसीटेट है, अगर इसमें वाटर ऐड करें, वही बात इसमें थोड़ा-सा एसिड या बेस डाल दें। दोनों इसमें एज़ अ कैटलिस्ट के तौर पर रोल प्ले करते हैं। इसका जो मैकेनिज़्म है ना, वो एफएससी की बुक में दिया हुआ है। एफएससी की बुक में, यानी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है, उसमें 13 चैप्टर में अगर हम देखें, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, उसमें इसका ये मैकेनिज़्म भी दिया हुआ है। इसको मतलब एसिड या बेस जो है, दोनों मतलब जो है कि सब्सटेंसेस इसे कैटालाइज़ करते हैं। तो अगर ये इथाइल एसीटेट एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो, एसिटिक एसिड बनता है, एथेनॉल बनता है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयंस। तो आयोडाइड आयंस की मौजूदगी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है, एक वाटर बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। देखिए, एक बात ये ज़हन में रख लें कि जो आयोडाइड आयन है, ये नेचुरली मतलब आप कह लें कि ये आयोडीन आयोडाइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ये सॉल्यूशन फॉर्म में। असल में ये होता है कि हम इसमें ना पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर सकते हैं। वो साल्ट होता है, वाटर में ऐड करेंगे, वो डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर, तो पोटेशियम आयन बनाएगा आयोडाइड। तो वो जो आयोडाइड आयन है, वो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, वो कैटालाइज़ करते हैं। अब ये छोटी-सी एक जो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये फिगर एक है ना, ये बेसिकली क्या किस चीज़ को शो करती है? तो बेटा इसमें ये है कि ये एक किस्म की जो एक ब्लू कलर के जो बॉल्स हैं, ये असल में एक सरफेस को शो कर रही है किसकी, कैटलिस्ट के। तो एक बात ये ज़हन में रख लें कि जो कैटलिस्ट होता है ना, ये एक्चुअली क्या करता है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है। ये सरफेस प्रोवाइड प्रोवाइड करता है कि यानी फैसिलिटेट किस तरह से करता है, मतलब आप कह लें रिएक्टेंट्स को या रिएक्शन को, कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसकी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और फिर इस कैटलिस्ट से क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये ब्लैक और रेड कलर के जो यहाँ पे जो बॉल्स हैं, ये इस बात को शो किया जा रहा है कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैटलिस्ट की सरफेस के साथ अटैच होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और कैटलिस्ट से क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये कैटलिस्ट का जो एक रोल है, वो इस पिक्चर से, डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसके बाद हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड जो टाइप है कैटालिसिस की, वो है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। देखिए भाई, नाम से जाहिर है, हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। देखिए, ऐसा प्रोसेस कह लें जिसके अंदर आपके रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट हैं, वो डिफरेंट फेज में हो, या डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो, सिंपली अगर आप कह लें, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादातर ये होता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में, ज्यादातर कि हम जो रिएक्टेंट्स लेते हैं वो गैसीय स्टेट में होते हैं, और जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो इस तरह का जो कैटालिसिस होता है ना, इसके लिए वैसे एक खास टर्म भी इस्तेमाल होती है, जिसको हम कॉन्टैक्ट कैटालिसिस कहते हैं। यानी सॉलिड स्टेट में है कैटलिस्ट, रिएक्टेंट गैसीय स्टेट में वो आते हैं, वो आके अटैच होते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और कैटलिस्ट से क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह का, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, इस तरह के प्रोसेस को, कैटालिसिस को हम कॉन्टैक्ट कैटालिसिस कहते हैं।
अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखिए जी। पहली एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, एक सल्फ्यूरिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम सिंथेसाइज मतलब कैसे करते हैं, ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये बात ज़हन में रहे, ये जो एग्जांपल है ये होमोजीनियस कैटालिसिस में भी हमने डिस्कस की थी और अब भी डिस्कस कर रहे हैं हेटेरोजीनियस। उन दोनों में अगर हम देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम है, लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट है। वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड था, वो गैस होती है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे ये होमोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा। अगर हम प्लैटिनम मेटल लेंगे, मेटल ये सॉलिड स्टेट में होती है, तो प्लैटिनम ज्यादा इफेक्टिव है, इट इज एन मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट एज कंपेयर टू द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर हम प्लैटिनम लेंगे तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो मतलब जो है कि इस तरह का जो प्रोसेस है ये कहलाएगा हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है अगर आपको याद हो कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में जो फोर्थ चैप्टर है उसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं, और उसमें जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो ये ऊपर लिखा हुआ है, वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो आप ये भी ले सकते हैं, प्लैटिनम भी ले सकते हैं, जो एग्जांपल आपको सूटेबल लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये है कि एक और बड़ा मतलब एक इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है, इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं हाबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो इसमें बेटा ये होता है कि मतलब जो है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से केमिकली रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट, और क्या बनता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है। तो इसके अंदर देखें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, आयरन इसमें सॉलिड स्टेट में होता है। तो मतलब जो है कि जो कैटलाइज करता है इस प्रोसेस को, तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो इसी तरह से ये एक और भी एग्जांपल है हमारे पास कि ये अमोनिया की ना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, कि अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, ये भी एक। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन कहते हैं। तो हम ये मतलब आपने भी पहले भी डिस्कस किया होगा कि इंडस्ट्रियल लेवल पर जो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, कि हम घरों में जो घी इस्तेमाल करते हैं, घी वेजिटेबल घी, तो वेजिटेबल जो घी होता है, आपको पता है ये घी जो है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो असल में क्या होता है, इसको भी इंडस्ट्री के अंदर मतलब जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो वहां पे इसको ना प्रोड्यूस किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स हैं, मतलब सीड ऑयल होते हैं, लिनसीड ऑयल है या ओलिक ऑयल है, तो मतलब ये है कि यहाँ से सोयाबीन ऑयल है, तो ये मतलब घी ले ऑयल्स लेकर इनकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, तो उससे हमारे हमें क्या हासिल होता है, वेजिटेबल घी हासिल होता है। तो ये इथीन को अगर हाइड्रोजन से केमिकली रिएक्ट करवाएं तो इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जनरली वो हमारे पास निकल होता है, तो ये इथेन बनता है। ये आपको पता है कि ये इथीन और हाइड्रोजन ये गैसीय स्टेट में होते हैं, निकल जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये भी हमें मतलब पता होना चाहिए कि जो निकल है, देखें इस प्रोसेस के अंदर नो नो निकल यानी नो कैटलिस्ट नो रिएक्शन। तो कैटलिस्ट होगा तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगा। इसके अलावा निकल के अलावा प्लाटिनम, प्लाडियम, इस तरह के कैटलिस्ट भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हालांकि वो ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव मेटल्स। आपको पता है प्लैटिनम जो है ये गोल्ड से भी ज्यादा क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है इसमें जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ घी, तो उसमें निकल को तो यूज करते हैं, एक चीपर मेटल है, लेकिन प्लैटिनम या प्लाटियम को जनरली इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पर है, ठीक है, इसकी जो डीकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम अगर हम यूज करें तो ये हाइड्रोजन पर जो है ये डीकम्पोज होता है, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। अच्छा, इसके अलावा जो बेंजीन है ये एसिटाइल क्लोराइड
कॉमन नेम है एथानॉइल क्लोराइड, इसका IUPAC नेम। तो उसके साथ ये केमिकली रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है HCl, मतलब हमारे पास ये बन जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है ना, अगर आपको याद हो, ये आपने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर जो एक 9th चैप्टर में एक बेंजीन वाला चैप्टर था, ठीक है, मतलब जो है कि उसके अंदर एक आर्टिकल है एंड में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ये बेसिकली वही रिएक्शन है, इसके अंदर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का क्या रोल होता है, खैर उस डिटेल में हमने नहीं जाना, लेकिन ये बेसिकली प्रोसेस क्या है, ये वही है। और ये मतलब इसमें एक और जो हमारे पास प्रोसेस है वो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस विद सॉलिड रिएक्टेंट्स, कि ये पोटाशियम परक्लोरेट जो होता है ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड बनता है ऑक्सीजन गैस में। तो मतलब जो है कि ये आप कह लें कि कुछ दीज वर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो एक तो ये मतलब आज का जो आर्टिकल है वो यहीं तक है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें फिर हम इंशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कैटालिटिक रिएक्शंस की या कैटलिस्ट की कहते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है वो बेटा यहीं